हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो बेसिकली सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस को लेकर है जी, ठीक है? सेक्शन 173 के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है बाय द एसएचओ, बाय द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है? तो एफआईआर से रिलेटेड सेक्शन में एक नई प्रोविज़न जो है वो सबसेक्शन 3 में अब न्यूली 2023 वाले बीएनएसएस के अंदर जो है वो डाली गई है, जो सीआरपीसी में नहीं हुआ करती थी सेक्शन 154 में, ठीक है? तो उसको एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, वो जिस प्रकार से बेर एक्ट में लिखा हुआ है, उस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है इन द प्रैक्टिकल यूजिंग कि भई उसको यूज़ कैसे करना है? पुलिस को यूज़ भी तो करना आना चाहिए ना? तो पुलिस ने जो है इस प्रेज़ेंट केस में जो है, इस पावर को यूज़ नहीं किया था, ठीक है? जो पावर दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस मस्ट बी यूजिंग बाय द पुलिस। तो पुलिस को यूज़ भी करना है, ठीक है? मतलब करना आना चाहिए और करना भी चाहिए, ठीक है? पुलिस को, जहाँ पे वो रेलेवेंसी बनती है, ठीक है? तो एक बार केस जानते हैं जी, केस क्या है? आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात प्रॉपर समझ आएगी है। आशीष देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का ही फैसला ये। फैक्ट्स क्या थे? अपीलेंट जो आशीष देव हैं ही वाज़ चैनल हेड ऑफ जी राजस्थान एंड जी 24 घंटा, ठीक है? तो ये 2 चैनलों के जो हैं वो हेड थे, ओन्ड बाय द ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम जो है, इन चैनलों की जो ओनर कंपनी है, वो ज़ी मीडिया है, ठीक है? तो वहाँ के उस टाइम ये पहले हेड थे, वहाँ पे काम करते थे और इन 2025 आफ्टर ए फॉल आउट विद द मैनेजमेंट, द कंपनी फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है? मैनेजमेंट में कुछ इनकी कहा-सुनी हुई, उसके बाद जो है कंप्लेंट जो है इनके खिलाफ की जाती है, एफआईआर लॉन्च करवा दी जाती है और एफआईआर नंबर 257 ऑफ 2025 रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन अशोक नगर, जयपुर अंडर सेक्शन 308 सबसेक्शन 2, 318 सबसेक्शन 4 एंड 351 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। तो वो एक्सटॉर्शन की, चीटिंग की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो है, वो एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है अगेंस्ट द अपीलेंट पार्टी एंड इन एफआईआर अलेज दैट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। क्या-क्या एलिगेशन लगाए गए? एफआईआर के अंदर सुनेंगे। तो दैट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी डिमांडिंग मनी फ्रॉम द वेंडर्स अंडर द थ्रेट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ और डैमेजिंग कंपनी रेपुटेशन, ठीक है? तो इस टाइप के जो है एलिगेशन लगाए गए हैं कंप्लेंट के अंदर, जो पुलिस को कंप्लेंट करी गई थी। बट नो नेम्स, डेट्स, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और विक्टिम्स जो है दैट आर नॉट मेंशन्ड, ठीक है? ना कोई विक्टिम का नाम बताया पर्टिकुलर, ना तारीख बताई कि भई कौन-सी तारीख को क्या करा था इन्होंने, ठीक है? तो कहने का मतलब टोटली एक वेग एफआईआर थी, एक फ़ॉल्स एफआईआर थी। तो जिस तरीके से जो है वो लॉन्च करवाई गई है अपीलेंट के खिलाफ। अपीलेंट क्या करते हैं अपने लीगल प्रोविजंस का यूज़ करते हैं। अपीलेंट फाइल्ड द पेटिशन अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर क्वेशिंग द वेग एंड फॉल्स एफआईआर। तो एक ये प्रोविज़न है, ठीक है? 528 बीएनएसएस अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई जाए, तो क्वैश जो है मतलब जब एफआईआर पुलिस द्वारा काट ही दी जाए, ठीक है? तो उसको क्वैश करवाने की प्रोसीडिंग है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन लग सकती है 528 बीएनएसएस के अंदर कि भई मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, ठीक है? उसको खारिज करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए पार्टी सीधा जा सकती है। तो पार्टी गई जी हाई कोर्ट में, ठीक है? कि मेरे खिलाफ जो है वेग और फॉल्स एफआईआर उसको क्वैश किया जाए। बट पिटीशन वाज़ डिसमिस्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट बट हाई कोर्ट ने जो है इन्हीं की पिटीशन डिसमिस कर दी, ये बात कह के कि एफआईआर हम क्वैश नहीं करेंगे। देन आफ्टर अपीलेंट फाइल्ड द अपील इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी के थ्रू ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं पार्टी, ठीक है? अपीलेंट तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है जी? तो समझेंगे फर्स्ट पॉइंट कि एफआईआर इज़ कंप्लीटली वेग एंड बेसलेस। एफआईआर सारी उसमें डिसीजन में जो है उसका ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है? आप ये मेन डिसीजन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो उसमें एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी, पढ़ के देखा कि ये बिल्कुल
वेग जो है बेसलेस लग रही है, इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है। एक है ना फालतू में बात जो है वो बस बढ़ा-चढ़ा के लिखवाई गई है। सो नो स्पेसिफिक एलिगेशन इन द एफआईआर बट इट आर मेयर जनरल एंड स्पेकुलेटिव क्लेम्स, ठीक है? तो इसमें जनरल तरीके से जो है बस वो बातें करी गई हैं और स्पेकुलेटिव सी लग रही हैं, रियलिटी सी अपीयर नहीं हो रही क्योंकि कोई रियल चीज़ तो बताई नहीं गई, रियल विक्टिम नहीं बताया गया। इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू दे डू नॉट डिस्क्लोज एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नजर नहीं आता अगर हम मोटा-मोटा ऊपर से पढ़ते भी हैं। एसेंशियल्स भी नहीं बनते किसी ऑफेंस के प्रॉपर जो कहानी लिखवाई गई है पुलिस को, ठीक है? तो इस कारण से ये बिल्कुल गलत एफआईआर काटी गई है। दूसरी बात, पुलिस एक्टेड मैकेनिकली, ठीक है? तो पुलिस जो एक्ट कर रही है वो मैकेनिकली कर रही है, ठीक है? मतलब इसमें मैकेनिकली का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट कहने का कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई देख के आप काम करो, ठीक है? तो ये नहीं है कि जो भी आपको आके डिक्टेट कर दिया, आप उसको लिख के सीधा एफआईआर रजिस्टर कर देंगे, है ना? अगले ने कह दिया, "भई एक्सटॉर्शन करी है जी, एक्सटॉर्शन।" फैक्ट्स बताएँ ना, भई प्रॉपर हुआ क्या है? तो उस तरीके से आप रजिस्टर करो एफआईआर। तो इसमें बात कही गई है कि नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डन डिस्पाइट द बीएनएसएस सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 अलाउइंग इट फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 3 टू 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है? तो कहने का मतलब इसमें अब बात करते हैं 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस को लेकर। इसमें पुलिस को पावर दी गई है, ठीक है? नई प्रोविज़न है, 2023 में ही बीएनएसएस में लिखी गई है कि भई जो 3 से लेकर 7 साल तक के केसेज़ हैं, ठीक है? 3 से लेकर 7 साल के केसेज़ हैं, जिनमें मतलब सज़ा जो है, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 3 से 7 साल तक की बंदे को हो सकती है। अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास कंप्लेंट आती है कोई, तो आप एफआईआर काटने से पहले अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द फेक कंप्लेंट, ठीक है? एक झूठी बंदा कंप्लेंट लिखवाने आया आपके पास, झूठी एफआईआर कटवाने आया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डीएसपी के साथ, ठीक है? डीएसपी की परमिशन के साथ जो एसएचओ हैं, वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकते हैं जो आपको 14-15 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट करनी होएगी, ठीक है? तो ये पावर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आपने वो पावर यूज़ क्यों नहीं करी? ठीक है ना? जब आपको पावर दे दी है, तो एक आपके पास फेक आई भी है और मेरे को भी फेक लग रही है पढ़ने से, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत ही ना हो। तो आप पहले वो एक फ़िल्टर लगाया गया है कि आप पुलिस स्टेशन के लेवल पे ही उस चीज़ को चेक कर लें, अगर कोई वेग एफआईआर, झूठी एफआईआर लिखवाने आ रहे हैं, ठीक है? तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करी, आपको आके जैसे डिक्टेट करवाई, आपने वैसी की वैसी एफआईआर लिख दी, ठीक है? सो सुप्रीम कोर्ट का मेन पॉइंट जो टारगेट है वो इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इसको कि इफ अ वेग कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट का कहना है जी, इफ वेग कंप्लेंट इज गिवन टू द पुलिस रिगार्डिंग द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स टू 7 इयर्स the police authorities ought to have exercised the option available under section 173 subsection 3 of BNSS। अगर वे कंप्लेंट आती है आपके पास और 3 टू 7 ईयर वाले इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस के रिगार्डिंग आ रही है, तो देन वहां पे आपको सतर्क रहना चाहिए और आप 173 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है, ठीक है, वो कर आपको करनी है, ठीक है? ताकि आप उसमें इतना तो फाइंड आउट कर सकें ना कि दिस इज़ द एक्चुअल केस और नॉट, क्लियर? तो ये मेन टारगेट है, ठीक है? इस केस का मेन हेल्ड है कहने का मतलब, ठीक है? और थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर किया कि क्लियर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस किया गया है। इस केस में मेरे को देख के लग रहा है सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जी कि दैट इज़ द क्लियर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ये गलत इस्तेमाल है, ठीक है? लीगल प्रोविज़नों का। कंपनी यूज्ड द क्रिमिनल लॉ टू सेटल पर्सनल स्कोर्स आफ्टर टर्मिनेटिंग द अपीलेंट, ठीक है? तो अपीलेंट को निकालने के बाद जो है आपकी बिगड़ गई थी, उसके बाद आप अपना, ठीक है, वो पर्सनल स्कोर सेट कर रहे थे और कुछ नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब इन्फ्लुएंशियल जो है एफआईआर वो एक इन्फ्लुएंशियल कंपनी का इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो लिखवाई गई है जी। तो एलिगेशंस एट बेस्ट गिव राइज टू सिविल डिस्प्यूट नॉट द क्रिमिनल केस। तो एलिगेशन पढ़ के ऐसा लगता है जैसे एक सिविल केस है, ठीक है? बट आपने इसको क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज़ नॉट द क्रिमिनल केस, सो एफआईआर इज़ क्वैश्ड। तो फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी इस केस के अंदर जजमेंट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड द
एंटायर एफआईआर, कंप्लीट एफआईआर जो है क्वैश करी जाती है, रद्द करी जाती है एंड ऑल प्रोसीडिंग्स, ठीक है? सारी प्रोसीडिंग्स जितनी भी चल रही थी अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगेंस्ट द आशीष देव अपीलेंट पार्टी, सो अपील इज अलाउड एंड नो इन्वेस्टिगेशन टू कंटिन्यू, कोई इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करनी है। एक झूठा केस बनाया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जी बंद करवा दिया इस तरीके से, जबकि हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया था। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा सेट असाइड किया गया है और गलत माना गया है कि भाई हाई कोर्ट को करना चाहिए था। ठीक है? 528 के पावर्स को यूज़ करते हुए। क्लियर? इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है वो हल्का-सा आप इस पॉइंट के ऊपर गौर कर सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी जो इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स टू 7 ईयर तक के, ठीक है, ऑफेंसेस हैं, तो उसमें 173 सबसेक्शन 3 यूज़ करना चाहिए। देखो एज़ पर जजमेंट आप बात कर रहे हैं और इसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं 308 सबसेक्शन 2 18 सबसेक्शन 4, ठीक है? तो ये दोनों में 7 इयर्स वाली इम्प्रिज़नमेंट है। तो तभी 3 टू 7 वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि इसमें भी कहने का मतलब इस केस के अंदर भी जो टोटल तीनों धाराएँ हैं, इसमें भी आपको ये सेक्शन की वर्तों करनी चाहिए थी। ठीक है? 173 सबसेक्शन 3 की। बट बेयर एक्ट आपका कहता है कि 173 सबसेक्शन 3 में जो बात लिखी है कि ऑफेंसेस, ठीक है? जो ऑफेंसेस है मतलब 173 सबसेक्शन 3 कहाँ पे पुलिस इस्तेमाल करेगी? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए जो ऑफेंसेस 3 और मोर देन है बट लेस देन 7 ईयर है, बट लेस देन 7 ईयर है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट कर रही है 173 सबसेक्शन 3 को कि लेस देन 7 का मतलब है अप टू 7। समझ रहे हो बात? लेस देन 7 का मतलब है अप टू 7। देखो अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे तो थोड़ा आपको बेयर एक्ट को स्पॉटिंग देनी पड़ेगी। अगर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है लेस देन करके, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है अप टू, तो वहाँ पे फिर आपको लेस देन के ऊपर लगाना है एज़ पर बेयर एक्ट। बट एक मोटी-मोटी बात के तौर पर अगर हम समझें, तो फिर बात निकल कर आ रही है क्योंकि ये तो दोनों ये चीटिंग का है, ठीक है? जो 420 होता था सेक्शन 318 सबसेक्शन 4, तो उसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 3 टू 7 ईयर में आप कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है, वो लेजिस्लेचर ने इस तरीके से ही लिखा है। बात समझ गए ना मेरी? दोनों तरफ से? ठीक है जी, थैंक्स।